नमस्कार। इस वीडियो में मैं इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी के बारे में आपको बताऊंगा और ये बताऊंगा कि उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है या विषय क्षेत्र क्या है, पारिस्थितिकी के कारक क्या हैं और पूरे कारक मिलके कैसे एक पारिस्थितिकी सिस्टम का, पारिस्थितिकी तंत्र का या इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक बेसिक चीज है जिसको मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अक्सर मैं देखा हूं कि लोगों को पारिस्थितिकी क्या है यही नहीं पता, पढ़ जाते हैं, बायोम पढ़ लेते हैं, जैव विविधता पढ़ लेते हैं, पूरा सिस्टम पढ़ लेते हैं, ये प्रदूषण पढ़ लेते हैं, लेकिन ये बेसिक नहीं पता कि आखिर इकोलॉजी है क्या। आइए हम इकोलॉजी पे ही चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देख लें कि जिस शब्द के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो शब्द किसके द्वारा दिया गया, कॉइन किया गया। इकोलॉजी शब्द 1866 में सर्वप्रथम अर्नस्ट हैकेल द्वारा दिया गया। और क्या है इकोलॉजी, समझें कि हमारे वातावरण एवं उसमें जो जीव हैं या जैविक समुदाय है उनके मध्य जो आपसी संबंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी कि इस जगत में जीव एवं वातावरण के मध्य जो आपसी संबंध बनता है उसी को क्या कहते हैं, हम पारिस्थितिकी कहते हैं। फिर देख लें इसका उद्देश्य या इसका विषय क्षेत्र या इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है। इसमें जीवों एवं पर्यावरण के मध्य जो विभिन्न पक्ष बनते हैं और उनके बीच अंतर संबंधों के बाद जो परिणाम या प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी समझिए। पहला, जैविक एवं अजैविक जो संघटक हैं हमारे एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में, उनके बीच के आपसी संबंध का इसमें अध्ययन होगा। पोषण के स्तर का अध्ययन, ऊर्जा का प्रवाह कैसे है, क्या है, किस तरीके से होगा, किन किन में होगा इसका। भू रसायन चक्र, जैव भू रसायन चक्र, प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा, आहार श्रृंखला या एवं आहार जाल कैसे बनता है, उत्पादकता कहाँ कैसे होगी, कितनी होगी, किस स्तर की होगी, बायोम क्या है, पर्यावरण अवनयन क्या है, पर्यावरण संचरण क्या है, पर्यावरण असंतुलन क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। पर्यावरण का प्रबंधन कैसे हो, बेहतर ढंग से मैनेजमेंट कैसे हो, जैविक विविधता क्या है, जैव विविधता क्या है, और इन सब के बाद हमें पढ़ना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कैसे प्राप्त करें। इन सब चीजों को यदि हम एक सम्मिलित रूप से देखें तो क्या कहलाता है, ये पारिस्थितिकी। और ये सब चीजें आती कहां से हैं, जब मानव या जो जीव है उसके और पर्यावरण के बीच जब इंटरेक्शन होगा तभी ये सब चीजें उत्पन्न होती। इसी के साथ हम देख लें कि हमारी पारिस्थितिकी में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं जो इन संबंधों को सकारात्मक या नकारात्मक वे में प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो वातावरण में जितने भौतिक, रासायनिक, जैविक या मृदा के तत्व हैं वो सभी क्या करते हैं, जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कारक कहते हैं। एक एक करके हम देख लें और हम आपको बताते भी, कोरिलेट करके चलेंगे कि ये कारक कैसे हमें प्रभावित करते हैं और कैसे ये इकोलॉजी को इकोसिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, इकोलॉजी अलग है, इकोसिस्टम अलग है। इकोलॉजी को पारिस्थितिकी और इकोसिस्टम को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अभी हम बेसिक लिए हैं, बेसिक से हम ऊपर चलेंगे। पहला कारक है जलवायुवी कारक। तो जलवायु में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तापमान, वर्षा, ह्यूमिडिटी। ठीक है, इसी तापमान कैसे बढ़ेगा, प्रकाश, तो प्रकाश का अध्ययन यही करेंगे। ह्यूमिडिटी एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होती है, वायु से, तो वायु की स्टडी इसी में हम करते हैं। यानी कि प्रकाश, तापमान, जल, वर्षा
ह्यूमिडिटी और वायु जो है वो है जलवायु कारक। तब हम देखते हैं कि प्रकाश कैसे हमें इफेक्ट करता है। पर्यावरणीय कारक है, पर्यावरण का एक फैक्टर है, ये इकोलॉजिकल फैक्टर है ये। तो ये हमें कैसे प्रभावित करता है, देखिए एक सिंपल सा बेसिक, बिल्कुल बेसिक है, फोटोसिंथेसिस हम सब पढ़े हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़े हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को क्लोरोफिल की उपस्थिति और प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है और इसी से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो यदि प्रकाश नहीं है तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी। और प्रकाश में जो लाल और नीले, इसको लिख लीजिएगा कि लाल और नीले कलर का जो प्रकाश है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। और सीड या बीजांकुरण में काफ़ी हेल्प करता है प्रकाश, आप जानते हैं। फिर हम देख लेते हैं प्रकाश जब होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, सूर्य के ताप से टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर में फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ही हम देख लें टेम्परेचर का इफेक्ट। 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। और यदि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसकी फोटोसिंथेसिस की जो दर है वो दोगुनी हो जाती है। और हम देख लें हमारी श्वसन दर, हम देखते हैं जब हम ठंडे सीजन में रहते हैं तो हमारी वो श्वसन कम होता है, लेकिन जैसे हम गर्मी में हमारी हमारा श्वसन दर बढ़ जाता है। आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें कि 30 डिग्री टेम्परेचर पे हमारी श्वसन दर सर्वाधिक होती है। फिर हम देखते हैं स्थलाकृति कारक। स्थलाकृतिक कारक में स्थलाकृतियां जो हमारे यहाँ पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, ये सब हैं, ठीक है। तो इनका भी प्रभाव पड़ता है, आपको पता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएं वैसे वैसे पौधों का, पेड़ों का आकार बदलता चला जाता है, उनकी पत्तियां, उनकी कठोरता कम ज़्यादा होती चली जाती है। ढलान में अलग, जैसे ही ढलान कम या ज़्यादा होगा वहाँ पेड़ पौधे, जीवों की उपस्थिति में चेंजेस होते चले जाएंगे। या खुलापन है या बंधा है, एरिया कैसा है, उस सब पे निर्भर करता है। जो लोग निचली एरिया में रहते हैं या निचले क्षेत्र में रहते हैं उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। जो लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उनका शारीरिक स्ट्रक्चर, रंग रूप अलग होता है। वहाँ के जीव जंतु अलग प्रकार के होते हैं, वहाँ अलग वैरायटी के खेती होती है। तो इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है कि हमारा पारिस्थितिकी कैसा होगा। फिर हम देखते हैं मृदीय कारक यानी मृदा। मृदा में खनिज पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ है, मृदा का वाटर है यानी मृदा जल, मृदा की वायु है, मृदा में कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, मृदा का नेचर क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है, मृदा में कौन कौन से जीव हैं, ये सब चीज निर्भर करता है कि उस एरिया का इकोलॉजी कैसे होगी, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल ले लें कि यदि मृदा में बैक्टीरिया कम है या ज़्यादा है, मृदा में जो जीव हैं वो कम है ज़्यादा है, तो उसकी उर्वरकता पर इफेक्ट पड़ता है। खनिज पदार्थ कैसा है, क्या है, कार्बनिक पदार्थ कैसे हैं, क्या है, ये वहाँ के वाटर लेवल पे भी और वाटर की क्वालिटी पे भी इसका प्रभाव पड़ता है, जिसका डायरेक्ट संबंध हमारे जीवन से है। फिर हम देखते हैं जैविकीय कारक। तो जैविकीय कारक में फिर वही चीज़ें जो अभी जस्ट में पहले बताया कि सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, कवक हैं, ठीक है, परजीविता है, सहजीविता है, ये सब हमारे इकोलॉजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं, ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर ये भी चीज़ें, ये पूरी चीज़ें हम देख लिए तो इन चीज़ों से ही जब ये पूरा एक नेटवर्क बन जाता है, एक अपना आकार ले लेता है ये सिस्टम का, तो इसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र 1935 में A.G. टेंसले द्वारा दिया गया। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, A.G. टेंसले ने, जबकि इकोलॉजी शब्द किसने दिया, अर्नेस्ट हैकेल ने। वो 1866 में दिए थे और इकोसिस्टम शब्द है 1935 में, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र को भी देख लें कि किसी भी स्थान में जो जीव या उसके आसपास के वातावरण में जो जैविकीय कारक पाए जाते हैं उनमें आपसी संबंध हमने देखा। इस संबंध में दो कारक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। तो ऐसे में
समुदाय के जीवों की रचना, कार्य और उनके वातावरण के संबंधों को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ध्यान रख लीजिएगा, जो एक सिस्टम पूरा बना उसके जीवों की रचना, कार्य और वातावरण से जो संबंध बनता है इसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र।